आज के सवाल ना आपको कोई शैम्पू कमर्शियल जैसे लगेंगे। क्या आप फर झड़ने से परेशान हो गए हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि फर झड़ रहा है इसीलिए शेव कर देना चाहिए? नहीं, रुको। लोग समझे नहीं है कि अगर फर झड़ रहा है तो कोई रीजन है उसके पीछे, ऐसे बाल नहीं निकलता। अब इस वीडियो में आपको हर एक रीजन के बारे में मैं बता दूंगी। एक फन फैक्ट बताऊं, अगर आपने अपने डॉग को शेव किया, ऐसा भी हो सकता है कि आपका डॉग शाय हो जाएगा, यानी बिना बॉडी पे उसके फर के ना उसको बहुत अजीब लगेगा। तो प्लीज़ ये अत्याचार अपने डॉग पे मत करना। मैं डॉक्टर साची शानबाग वेटनरियन होने के नाते इस चैनल के थ्रू डॉग ट्रेनिंग विद पेट गुरु पे आपको अलग अलग पेट केयर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते रहूँगी। इस चैनल के थ्रू हमारा मोटिव सिर्फ इतना है कि आपको बिहेवियर, हाइजीन, मेडिसिन, हर एक चीज़ के बारे में हम इन्फॉर्मेशन दे पाए, ताकि आपका पेट पेरेंट का जो जर्नी है और जो एक्सपीरियंस है वो अच्छे से जाए और आपको समझ आए कि आपके डॉग के साथ आपको क्या क्या देखना है और क्या क्या हो सकता है। फर लॉस के ना जितने रीजंस हैं, उनमें से मैं जितने कवर कर पाऊंगी एक एक करके आपको बताते जाऊंगी। उसका मैं सोल्यूशन भी ना एक ओवरऑल ऊपर से सोल्यूशन दे दूंगी, लेकिन मैं आपको डिटेल्स नहीं बता सकती। क्यों नहीं? क्योंकि भले ही 2 डॉग्स को या 4 डॉग्स को सेम रीजन की वजह से भी शेडिंग होता रहेगा, हेयरफॉल होता रहेगा, तो भी मैं उन चारों का ट्रीटमेंट अलग करूंगी, क्योंकि शायद जो चीज़ एक को काम आया वो दूसरे या तीसरे को काम नहीं आएगा। एक पोस्ट रिलीज हुआ था कुछ महीने पहले, जिसमें एक इंसान ने गलत इन्फॉर्मेशन एक आइवरमेक्टिन नाम के टैबलेट के बारे में फैला दिया था। उस चीज़ की वजह से बहुत सारे डॉग्स को ओवरडोज दिया गया था उस टैबलेट का, क्योंकि सबको लग रहा था उसके पोस्ट के हिसाब से कि वेटनरियंस को सिर्फ पैसे कमाने हैं और इसीलिए ये टैबलेट आप दे दोगे ना तो सारे प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। तो उसने जो गलती की थी, एक तो इन्फॉर्मेशन भी गलत था, और ऐसा इन्फॉर्मेशन बाहर डालना विदाउट कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो गया था सबके लिए। मैं वो प्रॉब्लम नहीं बनूंगी। आपको मैं सोल्यूशन बताऊंगी कि ये चीज़ करना पड़ता है, लेकिन आपके डॉग को देखने के बाद आपका वेट आपको बताएगा कि उसका एग्जैक्ट ट्रीटमेंट क्या होगा। आगे देखते हैं। अब हम ना एक एक करके प्रॉब्लम देखेंगे। मैं ट्राई करूंगी ईजी से डिफ़िकल्ट की तरफ जाने। ईजी से डिफ़िकल्ट यानी मेरे लिए ईजी से डिफ़िकल्ट ट्रीटमेंट के हिसाब से। स्किन जो है ना वो सबसे बड़ा मतलब लार्जेस्ट ऑर्गन ऑन द बॉडी स्किन है। तो अगर इसको कुछ हुआ तो आप समझ लेना कि इसको टाइम भी उतना ज़्यादा लगेगा रिकवर होने को। क्योंकि ये लार्जेस्ट ऑर्गन है, इसीलिए इसको न्यूट्रिशन भी बहुत ज़्यादा लगता है। अब हम स्किन को खिला नहीं सकते, हम जो अपने डॉग को खिलाते हैं उससे थ्रू, यानी हम लोग फूड अच्छा खिलाएंगे तो स्किन को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो बराबर से मिलेगा। अब जैसे मैंने आपको बोला कि ये इतना लार्ज ऑर्गन है, तो आपका पेशेंस रखना, ट्रीटमेंट के साथ कंप्लायंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात प्लीज़ समझ लो, ये मैं बहुत बार क्लिनिक में बहुत लोगों को समझा के परेशान हो जाती हूँ कि ना हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन इंजेक्शन नहीं होता है। मैं आपको ये भी बोल देती हूँ कि कई बार स्किन कंडीशंस को ठीक होने के लिए 6 से 8 महीने तक लगते हैं। तो 6 से 8 महीने तक कोई इंजेक्शन काम नहीं करता, और एक इंजेक्शन से तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं रीजन नंबर 1, वर्म लोड। वर्म लोड यानी जो कीड़े हैं जो इंटेस्टाइन्स में रहते हैं, इंटेस्टाइन में ये जहाँ रहते हैं वहाँ पे ही एक्चुअली ना फूड का जो न्यूट्रिशन रहता है वो अब्सॉर्ब होता है बॉडी में। लेकिन जब ये वर्म लोड रहता है, अगर ये बहुत ज़्यादा है, तो डॉग जो भी खाना खा रहा है, पपी जो भी खाना खा रहा है, वो सारा न्यूट्रिशन वर्म्स के पास जा रहा है। तो ना आपके डॉग को न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो स्किन को तो मिलेगा ही नहीं। इस सिचुएशन में कई बार वर्म लोड अगर बहुत ज़्यादा हो गया है तो आप शेडिंग देखोगे, फर लॉस देखोगे, ये इन जनरल होगा। इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है? सिंपल चीज़ है, डीवर्मिंग। डीवर्मिंग आपके डॉक्टर के पास से आप जाके करवा सकते हैं। ओमेगा सप्लीमेंट्स दे सकते हैं ताकि स्किन को जो ज़रूरत है वो न्यूट्रिशन जल्दी मिले। तीसरा, उसको टाइम टू टाइम नहलाना। और चौथा, अगर उसका कोट लंबा है तो कोमिंग करना। रीज़न नंबर 2 पहले वाले से भी ज़्यादा सिंपल, ये है सीजनल शेडिंग। अब जब मैं आपको बोल रही हूँ कि ये सीजनल शेडिंग है, यानी कुछ ब्रीड्स में साल भर में थोड़ा थोड़ा होता रहता है, कुछ ब्रीड्स में साल में 1 या 2 बार पूरा कोट चेंज होता है, यानी सारा फर झड़ के नया आने वाला है। लेकिन जब ये सारा झड़ रहा है उसका ये मतलब नहीं कि डॉग पूरा का पूरा नंगा हो रहा है, नया फर आ रहा है। पुराना जा रहा है, उसी टाइम पे नया आ रहा है, और फिर उसके नेक्स्ट लेयर का फर जाना चालू होता है। ये आपको मोस्टली जो हेवी कोट वाले ब्रीड्स होते हैं उसमें दिखेगा। इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है? आपके हाथ में वैसे तो कुछ है नहीं, ना मेरे हाथ में है।
लेकिन अगर हमने कोमिंग किया, दिन में 1 या 2 बार अगर हम लोग ने बैठ के प्रॉपरली उनका कोमिंग किया, तो जो शेडिंग होना है कोमिंग के टाइम पे सबसे ज़्यादा होगा और बाकी दिन भर में आपको बहुत कम दिखेगा। सिंपल। कोमिंग यानी हम लोग कंघी से, स्पेसिफिक कंघी आता है हर एक ब्रीड के हिसाब से या कोट के लेंथ के हिसाब से, उसका फर कितना लंबा है उसके हिसाब से। तो वो कंघी लेके आप जब उसको ग्रूम करोगे, जब आप उसको कंघी करोगे, उसके सारे नॉट्स निकालोगे, उस चीज़ से शेडिंग आप कंट्रोल कर सकते हैं। रीज़न नंबर 3, बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन या फिर मिक्स्ड इन्फेक्शन। अब ये होता कैसे है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? अगर आप अपने डॉग को नहलाने के बाद या आप वॉक पे गए हो, बारिश हो रहा है, वो भीग गया है, वापस आके आपने उसको वॉश किया, क्लीन किया, लेकिन अगर आप ड्राई नहीं करोगे तो जो मॉइस्चर ट्रैप हो जाता है, जो गीला गीलापन उसके फर और स्किन के बीच में अटक जाता है, उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन शुरू होता है। फंगल इन्फेक्शन आने के बाद फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब एनवायरनमेंट में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो उस टाइम पे क्योंकि फंगल हुआ है मौका लेके वो भी आ जाता है। तो या तो आपको सिर्फ फंगल मिलेगा या फिर एक मिक्स्ड इन्फेक्शन मिलेगा। इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। पहला चीज़, जब भी आपका डॉग भीग जाएगा उसको अच्छे से सुखा दो, यानी नहाने के बाद भी और वॉक के बाद भी। अगर आपने उसके पॉज धोए, बारिश का मौसम नहीं है पर आपने उसके पॉज धोए, तो भी आपको पॉज सुखाना है। ये पहला चीज़। दूसरा, एंटी फंगल शैम्पूज। आप कौन सा शैम्पू वो आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। कभी कभार एंटीबायोटिक का ज़रूरत पड़ सकता है। ओमेगा सप्लीमेंट्स जो उसके स्किन को रिकवर करने में हेल्प करेगा, और इचिंग कंट्रोल करने के लिए कोई तो मेडिसिन। वो कभी कभार टॉपिकल यानी ऊपर ऊपर से लगाने वाला कोई तो ऑयल या ऐसा कुछ रहेगा, या फिर कोई टैबलेट। कभी कभार बहुत सीवियर कंडीशन में हम एक हाथ इंजेक्शन दे सकते हैं, बट ये सारा डिसीजन आपके वेट के हाथ में है। अभी मैं आपको जितने रीजंस बताऊंगी, इनमें से जो भी रीज़न के लिए सबसे ज़्यादा सवाल आएंगे, उस रीज़न को लेके एक डिटेल में सिर्फ उस रीज़न को एक्सप्लेन करूंगी मैं। रीज़न नंबर 4, मेंज। ये आपने ना कहीं सुना होगा, देखा होगा। आपने बहुत बार स्ट्रे डॉग्स में ये देखा रहेगा कि वो ना या तो सिर्फ आगे से या तो सिर्फ पीछे से या फिर फुल बॉडी में एक भी फर नहीं दिखेगा और वो पूरा बॉडी ग्रेइश कलर का दिखता है। इतना इच करते हैं कि इच कर करके उन लोग ने खुद के बॉडीज पे वुंड क्रिएट किए। इस कंडीशन को कॉज करने वाला एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब इतना छोटा है कि आप अपने आंखों से देख नहीं सकते उसको। माइक्रोस्कोप के नीचे डाल के ही हम आइडेंटिफाई करते हैं कि उसको ये प्रॉब्लम है या नहीं। उस ऑर्गेनिज्म को, उस कीड़े को माइट्स बोलते हैं। माइट्स की वजह से मेंज होता है, और इसमें भी 2 टाइप के होते हैं। एक डेमोडेक्टिक मेंज है और एक सार्कोप्टिक मेंज है। दोनों का आइडेंटिफिकेशन आपका डॉक्टर करेगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और इसका सॉल्यूशन भी ना बहुत सिंपल है। आपके डॉक्टर ने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया, आपको मेडिकेशन देंगे। मेंज को ट्रीट करने को काफ़ी टाइम जाता है। आप ऐसा एक्सपेक्ट करोगे कि 15-20 दिन में ठीक कर दो, तो वो नहीं हो पाता। कुछ कंडीशंस में अगर वो माइल्ड है तो हो जाएगा, बट अगर सीवियर कंडीशन है तो नॉट पॉसिबल। इसमें एंटीमाइट मेडिकेशन, इच कंट्रोल मेडिकेशन, शैम्पूज लग सकते हैं और ओमेगा सप्लीमेंट्स लगता है। हर स्किन कंडीशन में आपको एक चीज़ समझना है कि बिना पेशेंस के ना कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई सॉल्यूशन काम नहीं करेगा। दोबारा आपको बोल देती हूँ, जो भी टॉपिक पे सबसे ज़्यादा डाउट्स आएंगे, सबसे ज़्यादा सवाल आएंगे, उस टॉपिक को लेके एक प्रॉपर लंबा वीडियो मैं बना दूंगी जिसमें सिर्फ वो टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ मैं आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रही हूँ ताकि आप समझ सको कि प्रॉब्लम कितने सारे हैं। अगर कोई मुझे फ़ोन पे बोल देता मेरा कुत्ता खुजा रहा है, मेरे पास ओके बोलने के अलावा कोई जवाब नहीं है। आप दवा दे दो, मैं क्या दूँ, उसको क्या हुआ है वो तो पता चलने दो। जब पता चल जाएगा तो दवा भी मिल जाएगा। रीज़न नंबर 5, टिक्स और फ्लीज। इसके बारे में आपको पता रहेगा, आप उनको कीड़े बोलते होंगे या फिर इनके कुछ और नाम होंगे किसी लोकल लैंग्वेज में। टिक्स और फ्लीज काफ़ी डेंजरस पैरासाइट्स हैं जो स्किन पे रहते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें आपके डॉग के लिए काफ़ी डेंजरस है। दोनों से होने वाले जो कंडीशंस हैं वो बहुत डेंजरस है, लेकिन उनको ट्रीट करना उनके कंडीशन के हिसाब से डिसाइड होगा। सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन यानी कितना बुरा इन्फेक्शन हुआ है उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि उनका ट्रीटमेंट 1 महीने में हो जाएगा या उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम जाएगा। अब टिक्स एंड फ्लीज का मैं आपको 2 वर्ड सिखाऊंगी आज। अगर टिक्स एंड फ्लीज बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा है तो उसको इन्फेस्टेशन बोलते हैं, और उनसे होने वाले डिजीज़ को इन्फेक्शन बोलते हैं। ये वर्ड आप समझ लेना, इन्फेक्शन
यानी उससे होने वाला डिजीज़ और उनका नंबर डिसाइड करता है कि वो इन्फेस्टेशन है या नहीं। इसका सॉल्यूशन क्या है? एंटी टिक फ्ली मेडिकेशन रहता है, एंटीबायोटिक्स दिया जाता है उनके कंडीशन पे डिपेंड करते हुए, ओमेगा सप्लीमेंट्स रहता है, इचिंग और बाकी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी और कॉम्प्लिकेशन साथ में आ रहा होगा तो उसके हिसाब से वो मेडिसिन ऐड हो जाता है। टिक्स एंड फ्लीज के बारे में डिटेल में 3-4 अलग अलग वीडियोस हैं। टिक्स और फ्लीज क्या होते हैं, उनको कंट्रोल कैसे किया जाता है, मैनेजमेंट क्या है, घर पे आप क्या कर सकते हो, आपको क्या क्या केयर लेना है, उनसे होने वाले डिजीजेस कौन से हैं, वो कितने लाइफ थ्रेटनिंग है, ये सब चीज़ कवर किया गया है यहाँ पे। और डिस्क्रिप्शन में लिंक ढूंढ लेना। एलर्जी, अब एलर्जी भी बहुत अलग अलग रीज़न की वजह से होते हैं। जो टिक्स एंड फ्लीज बताया था, तो फ्ली बाइट एलर्जी होता है, फूड एलर्जी होता है, कोई इंसेक्ट बाइट एलर्जी होता है, कहीं वो कोई बुश में घुस गया, उस बुश की वजह से एलर्जी हो सकता है, झाड़ियों में घुस गया होगा तो वहाँ से, कभी आपके घर में कोई काम चालू है, कारपेंट्री, कोई भी वॉल का कोई चीज़, कोई भी तरह का काम चालू है, उसका कोई एक पर्टिकुलर एजेंट है जिसकी वजह से आपके डॉग को एलर्जी हुआ है। जो डिटर्जेंट घर पे यूज़ होता है उसका हो सकता है, कोई टॉक्सिन की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि उसका एलर्जी क्यों हुआ, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। कई बार अगर वो सिवियर रिएक्शन आया है, जैसे इंसेक्ट बाइट में बहुत बार हुआ है, फेस पे कहीं पे स्वेलिंग आ गया अचानक से, कोई तो इंसेक्ट काट के गया है और उसकी वजह से पूरा मुंह सूज गया, उस टाइम पे मैं आपको ये नहीं बोल सकती कि दवा ओरली खिला दो सब ठीक हो जाएगा। उस टाइम पे आपके डॉग के बॉडी को एक इंजेक्शन का ज़रूरत है ताकि उसका वो रिएक्शन कम हो जाए जल्दी। सप्लीमेंट्स पे हमेशा याद रखो, कोई भी स्किन कंडीशन होगा तो वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा। रीज़न नंबर 7, हाइपोथायरॉयडिज्म। वो क्या होता है? एक थायराइड ग्लैंड रहता है यहाँ पे गले में, अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहा है और उसने थायराइड हार्मोन का लेवल्स मेंटेन नहीं किया बॉडी में, यानी वो कम हो गया, उसको हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। इस कंडीशन में शेडिंग दिखता है, लेकिन ये कंडीशन बहुत 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 रेयर है। ये अगर आपके डॉग को हुआ, ये कंफर्म कैसे किया जाता है? एक तो उसके सिम्टम्स होते ही हैं, दूसरा ब्लड टेस्ट है, लेकिन वो ब्लड टेस्ट भी इतना प्रॉपर कंफर्मेटरी डायग्नोसिस नहीं देगा। बट याद रखो, ये कंडीशन ही बहुत रेयर है। अगर उसको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो थायराइड का टैबलेट्स आता है, कोई ना कोई आपके फैमिली में रहेगा जो खा रहा है, पास का नहीं दूर का कोई रिश्तेदार होगा, पूछ लेना, ये थायराइड टैबलेट्स आते हैं। ये डोज डिपेंडेंट होता है, आपके डॉग के सिवियरिटी के ऊपर से डिसाइड होता है कि कितना देना है, कब देना है, रिपीट ब्लड चेक कब करना है, वो सब चीज़, लेकिन वो आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। बट वापस मैं बोल रही हूँ, ये कंडीशन बहुत रेयर है। रीज़न नंबर 8, पुअर न्यूट्रिशन, यानी खाने में उसका जो उसको जो क्वालिटी चाहिए, जिस तरह का खाना खाना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। ये हम लोग ने ज़्यादा वेजिटेरियन डॉग्स में देखा है जो सप्लीमेंट्स नहीं खा रहे, या जो नॉनवेज खा रहे लेकिन उनको वो क्वालिटी का नहीं मिल रहा है जो उनको मिलना चाहिए, या डॉग फूड ऐसा ब्रांड का खा रहे जिसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, जिसका रॉ मटेरियल ही अच्छा नहीं था तो प्रोसेसिंग में उसका फूड क्वालिटी भी ख़राब हो गया। इसका सॉल्यूशन अच्छा खाना। न्यूट्रिशियस फूड क्या होता है, वेज खिलाना चाहिए या नॉन वेज खिलाना चाहिए, बैलेंस डाइट क्या होता है, वीडियो बना है, यहाँ पे देख लो। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको इतना बता रही हूँ कि प्रॉब्लम था पुअर न्यूट्रिशन, सॉल्यूशन है अच्छा खाना। ये न्यूट्रिशन का जब मैं बात कर रही हूँ ना, तो सब कवर होता है उसमें, उनका प्रोटीन्स, उनका फाइबर, उनका कार्ब्स, ये सब कवर होता है। बाकी के जो मिनरल विटामिन है वो भी होने चाहिए, लेकिन 4 मेन इंग्रेडिएंट्स, ओमेगा, बायोटिन, विटामिन ई और बी कॉम्प्लेक्स, ये 4 चीज़ ज़रूरी है बाकी सबके साथ। रीज़न नंबर 9, प्रेगनेंसी या फिर लैक्टेशन। लैक्टेशन यानी जब डिलीवरी के बाद वो अपने पपीज़ को मिल्क दे रही है, दूध दे रही है, ये वो पीरियड का बात है। जब प्रेग्नेंट है या लैक्टेट कर रहे हैं, वो टाइम पे उनके बॉडी पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बहुत हाई है और वो बैलेंस करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अगर ये 2 फेज़ या ये 2 साइकिल चालू है तो ये टाइम पे आपको शेडिंग दिखेगा। सॉल्यूशन, केयर एंड मैनेजमेंट। ज़्यादा कुछ आप नहीं कर पाओगे, बट मैनेजमेंट करना मुश्किल नहीं है। रीज़न नंबर 10, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फियर। बहुत बार डॉग्स जब नॉर्मल है, घर पे है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा,
जैसे ही वो लोग क्लिनिक एंटर करते हैं उनको टेबल पे डाल दो। अगर एंग्शियस या फियरफुल या स्ट्रेस्ड डॉग है तो पूरे टेबल पे आपको बाल दिखेगा, क्योंकि उस एंग्जाइटी में, उस फियर में, उस स्ट्रेस में शेडिंग ज़्यादा हो जाता है। ये आपको जो घर पे भी एंग्शियस, फियरफुल और स्ट्रेस्ड डॉग्स होते हैं उनमें भी दिखेगा। अब एंग्जाइटी बोलो, फियर बोलो या स्ट्रेस बोलो, तीनों चीज़ बिहेवियर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन ट्रेनिंग और बिहेवियर मॉडिफिकेशन। पुअर न्यूट्रिशन, प्रेगनेंसी और एंग्जाइटी, ये 3 कंडीशंस जब ह्यूमंस में होते हैं ना, तब भी आपको हेयर फॉल दिखता है, उनके स्किन पे फ़र्क दिखता है, स्किन डल हो जाता है, बाल भी डल दिखते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, जब ह्यूमंस में ही ये दिख सकता है, आपका डॉग का तो पूरा बॉडी ही फर से कवर्ड है, पूरा बॉडी ही बाल से कवर्ड है, तो वो गिरना तो ज़्यादा ही दिखेगा ना। थोड़ा पेशेंस रखो, आपके डॉग, आपके वेट, सब पे भरोसा रखो, आपको हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। यहाँ जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मैंने आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से सॉल्यूशंस बताए। मैं कोई भी दवा का नाम लेके आपको बोलूँगी नहीं कि ये दवा इतना खिलाओ और उससे ठीक हो जाएगा, नहीं, क्योंकि हर कंडीशन का सॉल्यूशन अलग रहता है डॉग के हिसाब से। सबके लिए कोई भी एक कॉमन चीज़ नहीं है, चाहे इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो। 10 रीजंस दिए मैंने आपको, ये 10 के अलावा भी कुछ और नया निकल सकता है। स्पेशल रहेगा आपका डॉग तो उसमें तो कुछ नया ही निकल जाएगा, लेकिन ये 10 रीजंस जैसे मैंने आपको बताए हैं, हर एक रीज़न का सोल्यूशन ना आपके वेट के पास है। तो आपके वेट के पास ज़रूर जाना। एक्सपेक्ट मत करो कि फटाक से आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, आपका डॉग एकदम से ठीक हो जाएगा। हर चीज़ के लिए पेशेंस चाहिए। हर ट्रीटमेंट का रिजल्ट तभी मिलेगा अगर आपने एग्जैक्टली वही चीज़ें की, वही ट्रीटमेंट दिया जो आपका डॉक्टर आपको बता रहा है। ये ऊपर के 10 रीजंस में मैंने आपको एक टिक्स और फ्लीस का भी बताया था। अब ये ना बहुत डेंजरस कीड़े हैं, इनसे होने वाले इन्फेक्शन भी बहुत डेंजरस है, लेकिन इसको अवॉइड करने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, कौन सा नहीं करना चाहिए या कौन सा इफेक्टिव नहीं है, किस चीज़ से आप, किस रिजल्ट से आप खुश हो जाओगे, ये सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो में कवर किया है। एक नहीं, 3-4 वीडियोस है, उसमें कवर किया है। वीडियोस देखो, कोई सवाल रहेगा तो पूछो। ऊपर बताए 10 रीजंस में से आपको कोई एक रीज़न पे अगर वीडियो चाहिए, या सबसे ज़्यादा जो इंक्वायरीज आते जो कोई टॉपिक पे, उस पे डिटेल में आपको एक वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हमारे पुराने वीडियोस, आने वाले वीडियोस अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, ताकि यूट्यूब को समझे कि ये लोग अच्छा कंटेंट बनाते हैं और उसी के थ्रू हम आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।